हमारी यात्रा के दूसरे अध्याय श्री कच्छ गुज्जर क्षत्रिय समाज एक विरासत में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं केतन चावड़ा, आपका मेज़बान और दोस्त। मेरा सफ़र बिलासपुर छत्तीसगढ़ की गलियों में शुरू हुआ, जहां मेरा बचपन बीता। अब ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से मैं सुनुग्रा कच्छ की अपनी पैतृक जड़ों से जुड़ता हूं और आपके लिए ऐसी कहानियां लाता हूं जो महाद्वीपों और पीढ़ियों को जोड़ती हैं। आइए मिलकर जाने। पिछले अंक में हमने धाणिटी की बात की थी, कैसे कच्छ गुजर क्षत्रियों मतलब मिस्त्रियों ने वहां पहली बसाहट की। हाँ, धाणिटी से शुरुआत हुई थी। पर हमारे पूर्वजों की सोच वो सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी। उनमें एक विस्तार की, कच्छ के नक्शे पर अपनी एक छाप छोड़ने की दृष्टि थी। बिल्कुल, वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो आज हम उसी विस्तार पे बात करेंगे, 19 गांव की कहानी। हाँ, धाणिटी तो बस नींव थी, महत्वाकांक्षा तो उससे कहीं आगे जाने की थी। और ये फैलाव यूं ही नहीं हुआ, मतलब आबादी बढ़ गई तो फैल गए, ऐसा नहीं। नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति थी। सही कहा, एक रणनीति थी। कच्छ के विकास में सक्रिय रूप से जुड़ने का इरादा था इसमें। और इस इरादे को साकार करने में कच्छ के शासकों ने भी मदद की। हाँ बिल्कुल, जो उस वक्त के कच्छ के शासक थे, उन्होंने मिस्त्रियों का हुनर देखा, उनकी वफादारी को पहचाना, और ये माना जाता है कि उन्होंने 18 या 19 नए गांव बसाने के लिए शाही अनुदान दिया। शाही अनुदान मतलब जमीन दी। हाँ, जमीन और अधिकार। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, देखिए, ये एक तरह से सम्मान था, समुदाय के बढ़ते कद की पहचान थी। ये दिखाता था कि क्षेत्र के विकास में उनका कितना महत्व है। ये तो बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी बात। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, मतलब समुदाय को सिर्फ कारीगर नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास में एक अहम साथी के रूप में देखा जा रहा था। और ये बात है करीब 14वीं शताब्दी के आसपास की। अच्छा। तब से लेकर भुज और अंजार के बीच के इलाकों से गलपदर तक गांव का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल सा बन गया। और ये फैलाव बहुत रणनीतिक था, मतलब सोचा समझा, कोई इत्तेफाक नहीं था। इसने समुदाय को एक मजबूत जड़ दी उस इलाके में। बिल्कुल। और इन गांवों के फैलाव में भी खास बात थी, एक व्यवस्था थी। पाठ की बात करते हैं ना। हाँ, पाठ। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ये क्या था? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये जो नई बस्तियां बनी, इनको मुख्य रूप से 2 भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया। एक था उगमणा पाट, मतलब पूरब के गांव। पूरब वाले। हाँ, और दूसरा डुंगराल पाट, यानी पहाड़ी इलाके के गांव। अच्छा, पहाड़ी इलाके वाले। और ये सिर्फ नक्शे पर लाइनें नहीं थीं, ये कच्छ का जो भूगोल है उसको दिखाता था। और शायद ये भी कि शुरू में कौन से कबीले कहाँ बसे थे या कैसे वो अपने संसाधनों का प्रबंधन करते थे। मतलब पूर्वी और पहाड़ी इलाकों की जरूरतें अलग अलग थीं, तो शायद उस हिसाब से ये बंटवारा हुआ। समझ गया। तो उगमणा पाट में कौन कौन से गांव थे? ये सब पास पास थे? हाँ, उगमणा पाट में 11 गांव गिने जाते हैं। अंजार के आसपास थे ज्यादातर, जैसे खुद अंजार हो गया, फिर मेघपर, गलपदर, वीडी, नागलपर, सिनुगरा, खाम्बरा। सिनुग्रा मेरा गांव। हाँ, सिनुग्रा, फिर चांडिया, लोवेरिया, कुंभारिया और देवलिया, ये सब काफी करीब थे। इससे क्या हुआ कि एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव बन गया इनके बीच। अंजार तो शायद अभी एक बड़ा केंद्र रहा होगा। बिल्कुल, अंजार व्यापार और संस्कृति के लेन देन का एक मुख्य केंद्र बन गया था। और सिनुग्रा जैसे गांव कहते हैं अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर थे। उसे कच्छ का गौरव भी कहा जाता था। अच्छा। हाँ, ये मिस्त्री कला का एक शुरुआती नमूना था। और एक और बात, इन गांवों में कुलदेवी मंदिरों की स्थापना भी हुई। ये दिखाता है कि वो अपनी आस्था को भी नए घर में साथ लाए थे। और दूसरा पार्ट, डुंगराल पार्ट, वो पहाड़ी इलाके। सही, डुंगराल पाट में 7 गांव आते थे। थोड़े पहाड़ी इलाकों में थे ये, नाघेर या नागौर, कुकमा, रेहा, हाजापर, जाम्बूडी, रत्नाल और मधापर। मदापर, इसका नाम तो काफी सुना है। हाँ, मधापर की कहानी भी अलग है। कहते हैं माधा कांजी सुलंकी ने इसे बसाया था 1473-74 के आसपास। वो धानेटी से आए थे। और वहां जो सबसे पुरानी बस्ती है उसे आज भी जूनावास कहते हैं। और इनके अलावा भी कुछ गांव थे? हाँ, भूवड़ और खेड़ोई जैसे गांव भी इसी विस्तार का हिस्सा माने जाते हैं। तो ये सिर्फ घर बनाना नहीं था, ये तो जैसे अपनी पूरी पहचान, अपनी जड़ों को फिर से जमाने जैसा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बात सिर्फ इमारतें खड़ी करने की नहीं थी। इन नए गांवों में समुदाय ने अपना पूरा सामाजिक और आध्यात्मिक ढांचा फिर से खड़ा किया।
मतलब कम्युनिटी सेंटर बनाए, मंदिर स्थापित किए। कुल देवी मंदिर तो थे ही। हाँ, और बाद में स्वामीनारायण मंदिर भी बने। लेकिन सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपने पूर्वजों का सम्मान बनाए रखा। जो दादाओं के पालिया थे, यानी स्मारक पत्थर और सतियों की डेरियां थीं, छोटे पवित्र स्थल, हाँ, पालिया और डेरी। उनका मान इन नए गांवों में भी रखा गया। अंजार के बाहर देख लीजिए, या डाबडा में मिस्त्री मावजी दादा, करसन दादा गोहिल जैसे पूर्वजों के स्मारक आज भी हैं। ये उस गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं। इस विस्तार से समुदाय की जो अपनी अंदरूनी व्यवस्था थी वो भी मजबूत हुई होगी, जैसे पंचायत वगैरह। निश्चित रूप से। जो उनकी संरचना थी, मोटीनाथ यानी बड़ी सामुदायिक परिषद, फिर पटेल जो समुदाय के प्रमुख होते थे, गामना पटेल यानी गांव के मुखिया, और न्याय के लिए पंच, ये पूरा सिस्टम इन 19 गांव के नेटवर्क में और ज्यादा मजबूत हुआ। इससे आपस में जुड़ाव बना रहा होगा। हाँ, अंदरूनी एकता बनी रही और बाहर की चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी बढ़ी। इसका एक उदाहरण मिलता है 1763-65 में, जब सिंध के गुलाम शाह कहलोरा ने हमला किया था कच्छ पर। अच्छा, उस वक्त कच्छ गुजर क्षत्रियों ने दूसरे समुदायों के साथ मिलकर जडेजा राजाओं का साथ दिया था। कच्छ की रक्षा में उनकी भूमिका अहम थी। तो ये 19 गांव, ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये तो हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता, उनके हुनर और मुश्किलों में भी डटे रहने की उनकी ताकत का एक जीता जागता नक्शा बन गए। बिल्कुल। कच्छ के नक्शे पर हर नाम एक कहानी कहता है, एक ऐसे समुदाय की कहानी जिसने जमीन से शुरुआत की और अपनी एक पहचान बनाई। सही। ये विरासत का नक्शा उस अटूट मिस्त्री भावना का सबूत है, निर्माण की, समुदाय की और कभी हार न मानने वाली भावना की। और यही भावना थी जो आगे चलकर इन लोगों को कच्छ से भी बहुत दूर भारत और दुनिया के कोने-कोने तक ले गई। ये वो नींव थी जिस पर भविष्य बनना था। बिल्कुल। अगले अंक में हम इसी नींव के एक और बहुत जरूरी पहलू पर बात करेंगे। अध्याय 3 होगा आस्था, भक्ति और सामुदायिक जीवन। हम जानेंगे कुलदेवियों के बारे में, संतों के बारे में और उन अलग अलग संप्रदायों के बारे में जिन्होंने समुदाय के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को एक आकार दिया। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि कैसे आस्था और समुदाय ने मिलकर इस विरासत को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे और भी समृद्ध बनाया। तो जरूर जुड़िएगा। तब तक अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे साझा करें, इन कहानियों को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। जय माता दी, जय समाज, जय हिंद। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सोचिएगा कि कैसे किसी समुदाय का भौगोलिक विस्तार, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलना, उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को सिर्फ बनाए ही नहीं रखता, बल्कि समय के साथ उसे और गहरा कैसे कर सकता है। इस पे सोचिएगा जरूर।